हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार अगेन मैं आपको आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपसे इसी लेक्चर के ऊपर बात किया था, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था, जिसमें हम लोगों ने मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ देखा था, डाइल्यूट एसिड के साथ देखा था। और थोड़ा सा मैं आपको पिछले वीडियो का जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो पॉइंट्स पहले बता दूं कि जो मेटल है हमारा मेटल, अगर हम उसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो ये हमें सॉल्ट देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहा था। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। आपने आयरन का रिएक्शन अगर डाइल्यूट HCl के साथ कराया तो यहाँ पे आपको FeCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस दे देगा। इसके बाद मान लीजिए आपने अगर रिएक्शन जिंक का ही रिएक्शन आपने डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। उसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो सारे के सारे हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन को एज अ हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज displaces hydrogen ion as hydrogen gas, यानी कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होगा एक्टिविटी सीरीज के अंदर वो सारे मेटल डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को एज हाइड्रोजन गैस वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि जो मेटल आपके हाइड्रोजन से नीचे होता है वो मेटल हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि मेटल बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज do not displace hydrogen gas from dilute acid। याद रखिएगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं एक्टिविटी सीरीज की तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखिए जैसे अगर मैं हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा पोटेशियम होता है, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ठीक है। आयरन के बाद आप टिन ले सकते हैं। ठीक है। टिन के बाद आप लेड ले सकते हैं, पीबी के बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं हाइड्रोजन, कॉपर, AgAu। ठीक है ना। तो ये जितने भी मेटल्स को आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करिए पोटेशियम से लेके मैग्नीशियम तक ये सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। याद रखिएगा कि पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये वायलेंटली रिएक्ट करता है और ये बर्न करना शुरू कर देता है। कैल्शियम मैग्नीशियम का अगर हम रिएक्शन वाटर में लेते हैं तो ये सब क्या करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। जैसे कैल्शियम है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, मैग्नीशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। लेकिन जो हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पे जमा हो जाता है, जिसके वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के अंदर फ्लोट करता है। लेकिन जिंक और Fe, एल्युमिनियम, इन सब का रिएक्शन हम इजीली वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ हम नहीं करा पाते हैं। तो जिंक, आयरन और एल्युमिनियम जो होता है वो एक लेयर प्रोड्यूस करता है अपने सरफेस के ऊपर, जिसके वजह से वो आपका लेस कोरोसिव होता है। ठीक है। तो मैंने ये बोला कि जैसे पोटेशियम से लेके मैग्नीशियम तक ये सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। जिंक से लेके
लेड तक ये मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और ये आपका हाइड्रोजन देखो, एक बीच में आपका हाइड्रोजन आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कॉपर, Ag एंड Au को, तो ये सब बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे ये बोला कि जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन जो आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाएगा अगर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे किसी को भी ले लिया, जैसे Fe को ले लिया, उसने HCl के साथ रिएक्शन किया, तो FeH+ आयन को एज अ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देगा, तो FeCl2 और क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस आएगा। लेकिन कॉपर का रिएक्शन अगर आप कराइएगा HCl के साथ, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर आपका लिस्ट रिएक्टिव है और ये H+ आयन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये H+ आयन इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कॉपर हैव लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज वीकर मेटल। ये आपका बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल होता है और ये जब इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो हाइड्रोजन एज H+ आयन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो उस इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा, और जब उस इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा तो ये यहाँ से हाइड्रोजन आपका डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा कि जो भी मेटल आपका लेस रिएक्टिव होता है वो HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन को एज अ हाइड्रोजन गैस में डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट HNO3। देखिए, ऐसे तो डाइल्यूट HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मेटल का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात नोट कर लेंगे सब लोग कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ dilute HNO3 then H2 gas will not evolved because HNO3 is strong oxidizing एजेंट। क्लियर है, यानी HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, HNO3 ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि अगर हमने मेटल को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, जैसे मान लो मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मैग्नीशियम अपना नाइट्रेट तो देगा ही देगा, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैग्नीशियम अपना नाइट्रेट देगा, साथ में याद रखिएगा कि डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन गैस के बजाय आपको H2O दे देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को वाटर दे देगा, और नाइट्रेट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड जो देख रहे हैं, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, क्योंकि देखो ये मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, मैग्नीशियम का अभी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हो गया, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जहाँ भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज किया या इंक्रीज किया। अब मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और HNO3 इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, चाहे आपका NO2 हो जाए, चाहे आपका NO हो जाए, चाहे आपका यहाँ पे N2 हो जाए। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 एंड टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, कोई भी यहाँ पे नाइट्रोजन का एक गैस जो है वो रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन अगर हमने
मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, ये सब मेटल के साथ अगर कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ये हाइड्रोजन जो इवॉल्व होता है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है और इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, अपने आप को ये रिड्यूस कर लेता है, यानी NO2, NO और H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है। लेकिन एक बात का और ध्यान में रखेंगे कि इन वेरी डाइल्यूट कंडीशन ये रिएक्शन करता है, ठीक है। इन वेरी डाइल्यूट कंडीशन मैंगनीज, मैग्नीशियम एक्सेट्रा will react together evolve हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए, अगर डाइल्यूट कंडीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन आपने वेरी डाइल्यूट के साथ कराया, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ आपने कराया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट तो देगा ही MgNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो याद रखिएगा कि अगर डाइल्यूट नहीं हो और ज़्यादा डाइल्यूट हो, वेरी वेरी डाइल्यूट है, तो उससे मिलता है, ठीक है। अगर मान लो आपने मैंगनीज ले लिया, उसको HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, दिस इज़ योर वेरी डाइल्यूट कंडीशन है, तो यहाँ पे MnNO3 का होल ट्वाइस साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको डाइल्यूट कंडीशन में वाटर बनाना है, ठीक है, वाटर के साथ नाइट्रोजन का कोई भी एक ऑक्साइड बनाना है। लेकिन वेरी डाइल्यूट कंडीशन में आपको मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स को रिएक्ट कराना है डाइल्यूट HNO3 के साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, और मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है वो है आपका एक्वारीजिया, ठीक है, एक्वारीजिया। तो पहले समझना है कि एक्वारीजिया क्या होता है। देखो, जब आप HCl और HNO3 ये दो एसिड को मिक्स करेंगे इन रेशियो ऑफ 3:1, तब यहाँ पे आपका जो एसिड तैयार होता है, दिस इज योर एक्वारीजिया। एक नया एसिड बन गया, ठीक है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एक्वारीजिया जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक्वारीजिया जो है, एक्वारीजिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल। ये क्या करता है, ये नोबल मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि नोबल मेटल, जैसे आप मान लो गोल्ड को डिसॉल्व करना चाहते हो, सिल्वर को करना चाहते हो, प्लैटिनम को करना चाहते हो, इन सब को ये क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक्वारीजिया इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। तो एक्वारीजिया क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा किसी भी एलिमेंट को या किसी भी आपके सब्सटेंस को ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसको कोरोसिव कर देता है, ऑक्सीडाइज करता है उसको, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव कर बना देता है। तो ये आपको गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे मेटल जो कि नोबल होते हैं, जो कि बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनको भी ये डिसॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है वो है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए, जब कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल को, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने मोर रिएक्टिव मेटल लिया और इसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, में हम जब किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं,
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जो लेस रिएक्टिव आपका मेटल है, वो डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट, और साथ में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका मोर रिएक्टिव मेटल, चूंकि इस लेस रिएक्टिव मेटल को उसने डिस्प्लेस कर दिया, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन का जो नेगेटिव रेडिकल था मोर रिएक्टिव ने उसके साथ कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और इस तरह के रिएक्शन को दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक जनरल एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल एक वे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको शो किया जा रहा है। जैसे मान लो आपके पास AB नाम का एक सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, जहाँ पे A आपका कोई वीक एलिमेंट है, वीक मेटल है, और B आपका नेगेटिव रेडिकल है। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लस हो गया, इसके ऊपर माइनस हो गया। अब मान लो हमने क्या किया, Z नाम के एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, या Z को हमने AB के सॉल्यूशन में डाल दिया। तो Z क्या करेगा, ये B जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, जो आपका नेगेटिव रेडिकल है, ये Z B के साथ कंपाउंड बना लेगा, और जो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट था A, उसको ये बाहर कर देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसने क्या किया, Z ने क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया, B को यहाँ पे A को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो और Z जो है वो B के साथ जाके खुद कंपाउंड बना लिया, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो गया मोर रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि इसका कलर होता है ब्लू, इसके सॉल्यूशन में आपने क्या किया, जिंक को डाल दिया। और आपको पता है कि जिंक जो होता है वो आपका सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वरी वाइट कलर का ये एलिमेंट है। अब जैसे ही जिंक का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने इसको डाला, तो यहाँ पे जिंक जो है इस नेगेटिव रेडिकल को, जो आपको SO4 दिख रहा है, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन किया, और साथ में कॉपर जो है वो बाहर चला गया। ठीक है ना। तो देखो कॉपर का जो कलर है वो कैसा है, कॉपर का कलर है रेडिश ब्राउन कलर है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका कॉपर है, ठीक है, ये आपका जो कॉपर है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो यहाँ पे ब्लू है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लू कलर से शो कर दिया। ठीक है ना, ये आपका ब्लू कलर हुआ। ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है, तो ये हमारा हो गया कॉपर सल्फेट। अब हमने क्या किया, हमने जिंक को डाला। जैसे मान लीजिए कि हमारा मेटल है जिंक, जो कि वाइट कलर का है। ठीक है ना, हम इसको वाइट में बना दे रहा हूँ, ये हमारा वाइट हो गया। ठीक है, वाइट कलर का ये आपका जिंक मेटल है। तो जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर ये जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो आपका कंटेनर है, इसमें जो आपका ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और जो जिंक का आपको प्लेट दिख रहा है, ये जो आपका जिंक का जो प्लेट दिख रहा है, इसके ऊपर देखो जिंक का जो प्लेट दिख रहा है, जिसमें जो हम लोगों ने सिल्वरी वाइट रखा था, इस सिल्वरी वाइट वाले प्लेट के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का, देखो रेडिश ब्राउन, थोड़ा सा रेड होगा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो आपका रेडिश ब्राउन आपका जो लेयर है, ठीक है, ये आपका जो रेडिश ब्राउन लेयर है, सपोज करो यहाँ हमने ब्राउन दे दिया, तो इस तरह का कुछ कलर आपको दिखेगा। ठीक है, ये आप रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर है वो डिपॉजिट हो गया किस वाले पे, तो जिंक वाले एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो जिंक वाले एलिमेंट के ऊपर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन था हमारा वो हमारा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, देखिए
हमने क्या किया, जिंक सल्फेट ले लिया, और यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मान लो जिंक सल्फेट का रिएक्शन हमने कराया कॉपर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, और जिंक सल्फेट जो है आपका, ये जो सोल्यूशन है आपका, यहाँ पे जिंक देख लीजिए आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कभी भी ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, नो रिएक्शन, क्योंकि कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, यानी कि आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो जिंक है, जिंक को आयरन सल्फेट के साथ FeSO4 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। तो FeSO4 के साथ जब आपने रिएक्शन कराया, FeSO4 का कलर हो गया यहाँ पे ग्रीन, तो बनेगा क्या, जिंक FeSO4 के सोल्यूशन में जब जाएगा तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा, जो कि आपका कलरलेस हो जाता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे Fe बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में आप रखेंगे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो जिंक है ये आपका मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो Fe आपको दिख रहा है ये आपका लेस रिएक्टिव होता है ना। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चूंकि एक ही सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, फॉर वन सॉल्ट सॉल्यूशन the reaction is called as single displacement रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया आपका, तो ये रिएक्शन आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पे आपका सिंगल सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दे के बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन तो आपका जो होता है वो कलरलेस होता है, ये हम सबको पता है, ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, कॉपर को इसके अंदर डाला, जैसे कॉपर का जो कलर होता है वो होता है रेड ब्राउन, ठीक है। तो रेड ब्राउन कलर का जो कॉपर है उसको हमने उसमें डिप कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर जो है ये नेगेटिव रेडिकल को लेकर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, है ना, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। और इसने क्या किया कि सिल्वर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और इसका तो कलर होता है ग्रेइश वाइट, है ना, हमें पता है ग्रेइश वाइट कलर होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और दे। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, which of the following pairs will give displacement reaction इनमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं NaCl solution and कॉपर मेटल, यानी NaCl सॉल्यूशन का रिएक्शन हम लोगों ने कॉपर मेटल के साथ कराया, ठीक है ना, कॉपर के साथ। तो देखो NaCl प्लस कॉपर, तो कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, तो ये कभी भी सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन को अपने साथ कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ से लेकर नहीं जाएगा, है ना, यानी कॉपर क्लोराइड नहीं बनेगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है, सोडियम को इसने डिस्प्लेस नहीं किया। दूसरा देखो, दूसरा आपका MgCl2, ठीक है, सॉल्यूशन इन एल्यूमिनियम मेटल, सॉल्यूशन विथ एल्यूमिनियम मेटल। तो चलिए बना के देख लीजिए, MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे अगेन वही, क्योंकि एल्यूमिनियम आपका लेस रिएक्टिव है, ठीक ना, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, यहाँ पे भी नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आपका लेस रिएक्टिव है। तीसरा देखो, तीसरा आपका यहाँ पे दिया है FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर
मेटल। तो यहाँ पे FeSO4 जो है वो सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। याद रखिएगा यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं है। सी के बाद डी देख लो, AgNO3 सॉल्यूशन सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल एंड कॉपर मेटल। ठीक है, तो देखिए इसका देखते हैं रिएक्शन करा के क्या होता है। तो AgNO3 प्लस कॉपर यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव है, और यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव Ag को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है वह है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। देखिए याद रखिएगा कि जो मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। ठीक है, तो आखिर ये मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ फिर कंपाउंड कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे तो नो रिएक्शन होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि नो कंपाउंड, क्योंकि मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेटल हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है तो यहाँ पे कंपाउंड बनना ही नहीं चाहिए, कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो एक हमें कंपाउंड अगर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कराना होगा और जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे कंपाउंड बन पाएगा, नहीं तो कंपाउंड नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, फॉर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन शुड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन शुड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्राइड, और यहाँ पे क्या बनाएगा? ये हाइड्राइड फॉर्म करेगा, यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्म करेगा। यानी कि मेटल का हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा मेटल हाइड्राइड MHX, मतलब X कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है ना। तो मेटल यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जाके यहाँ पे मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम react with hydrogen to form hydride। ठीक है ना। तो सिर्फ क्या करेगा? देखो, सिर्फ मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड, या मान लो पोटेशियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक है ना। अगर कैल्शियम का रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ कराया तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म कर जाएगा। मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने कराया H2 के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। यानी कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और सॉल्ट लाइक आपका स्ट्रक्चर हाइड्राइड का होता है वो फॉर्म करता है ना। हाइड्राइड्स यहाँ पे लिखेंगे, हाइड्राइड्स हैव सॉल्ट लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हाइड्राइड जो होता है वो सॉल्ट लाइक आपका सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो कंबाइन नहीं करते हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ही फ्यू एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं
है ना, वो सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड गैस, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा कि हाइड्राइड्स जो होते हैं, हाइड्राइड्स आर आयोनिक कंपाउंड, ये सारे कैसे होंगे, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। ये सब कोवेलेंट नहीं होता है, ये सब आपका आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। जैसे आपका सोडियम हाइड्राइड है ना, तो सोडियम हाइड्राइड में क्या होता है, तो देखो ध्यान से, सोडियम और साथ में हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, तो देखिए सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लॉस कर रहा है, तो ये Na+ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। और हाइड्रोजन ने क्या किया, H2 ने क्या किया, यहाँ पे 1/2 H2 ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्राइड आयन H- आयन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो जैसे ही H- और Na+ का फॉर्मेशन हुआ, Na+ और H- ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंबाइन करके सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये आपका सोडियम हाइड्राइड हो गया। तो ये सोडियम हाइड्राइड आपका फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्राइड भी आपका एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। और जो हाइड्राइड्स होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े आपके ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। आयनिक कंपाउंड है वो आपका ज़्यादा पोलर होता है, और किसी पोलर कंपाउंड में वो डिसॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने आपसे बात किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के ऊपर। और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, उन सारे फ्रेंड सर्किल को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो बेस्ट कॉन्सेप्ट का लाभ उठा पाए, ठीक है। और आप सभी बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे अपने पेन और कॉपी को लेकर ही इस वीडियो को देखिए। आगे जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे, इसके बाद मैं आपको जो आयनिक कंपाउंड्स होता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चे जितने भी हैं उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि उनको पता चल सके कि जो आने वाला वीडियो है वो कौन सा आपका होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए अच्छे से और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।